वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली बने किस चीज़ से हैं, ठीक है। और वो जिस चीज़ से बने हैं वो फिर मिल के फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास क्या है, सब लेवल नंबर 1, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। अगर हम देख ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। बैक्टीरिया से लेके जो एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, ह्यूमन तक। ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। लेकिन अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशंस को देखें, एक एक सेल को खोल के देखें, तो हर एक सेल बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है, एक सेम एलिमेंट्स, सेम एटम्स और सेम सब पार्टिकल से बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस लेवल्स को, कि मतलब कैसे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज़ से बने हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि एटम क्या है। अगर हम मैटर की कंपोजिशंस को देख ले, तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। एटम की जो लफ्जी मानी है ए टॉमस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ए मीन विदाउट, टॉमस मीन डिविजिबल। सो मैटर का वो जर्रा जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, जो फर्दर तकसीम नहीं होता, उसको हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। उसकी केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट प्री इन नेचर इज नोन एज एटम। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर्स को देख लें, तो एटम की स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस एंड अदर वन इज द शेल्स। अगर हम न्यूक्लियस को देख लें, मिसाल के तौर पर ये क्या है, एटम की न्यूक्लियस है। एटम की न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं मेनली, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। और फिर वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या है, शेल्स ऑफ एटम, shells of the atom. In these shells there is another particle present known as the electron, and electron carries negative charge. यहाँ पर कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी लेवल और शेल्स। और जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, electron which are revolving around the nucleus carry negative charge, and neutron which are present inside the nucleus carry no charge. ये तीनों क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम फर्दर डिविजिबल है। अगर एटम की जो हमने डेफिनेशन की है कि मतलब ये एटम मैटर का वो जर्रा है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन इस मॉडर्न टाइम में हम ये जान गए हैं कि मतलब एटम में फर्दर डिवीजन हो गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी है एंड न्यूट्रॉन भी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के भी छोटे जर्रे हैं, और एटम के छोटे जर्रे कौन कौन से हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are present in the nucleus, electrons which carry negative charge and present and revolving around the nucleus, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, अब ये जो बन गया है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आते हैं। और एटम्स क्या है, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। फिर जो एटम्स होते हैं ये आपस में मिलके एक खास प्रोपोर्शन के साथ, मास प्रोपोर्शन के साथ, इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को देखें, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसमें जो एटम्स है वो सिर्फ एंड सिर्फ 16 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, सिर्फ एंड सिर्फ 16 एलिमेंट्स की। अगर हम पूरे जिस्म को देखें तो हमारी कितनी कम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम एलिमेंट्स को देख लें तो पूरी दुनिया में अब तक 127 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन सब सिर्फ 126 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिस्म में पाई जाती है। 16 एलिमेंट्स, उस 16 एलिमेंट्स जो हमारे पास मौजूद है उसमें से जो 6 है, उन्होंने उस 6 एलिमेंट्स ने जो मेजर कंपोजिशन है हमारे जिस्म की, वो 6 एलिमेंट्स की बनी हुई है। 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग बॉडी इज मेड ऑफ 6 एलिमेंट्स, और बाकी जो 1% रहता है वो 10 एलिमेंट्स का बना हुआ है।
ठीक है। जो मेजर 6 एलिमेंट्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 65% वो क्या है, ऑक्सीजन है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, कार्बन। कार्बन ने हमारे जिस्म का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिस्म का कितना परसेंट बनाया हुआ है, बायोमास 18%। फिर जो थर्ड वन आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने हमारे जिस्म का या एनी लिविंग बॉडी का 10% बायोमास बनाया हुआ है। फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने पूरे लिविंग बॉडी को 3% बायोमास बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम ने 2% बनाया हुआ है लिविंग बॉडी को। और फिर जो सिक्स्थ वन आता है वो क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ने 1% ह्यूमन बॉडी को और अदर लिविंग बॉडी को 1% बायोमास बनाया हुआ है। और ये 6 एलिमेंट्स हमारे जिस्म का कितना हिस्सा बनाता है, 99%। बाकी जो 1% रहता है वो 1% किस चीज़ का बना हुआ है, बाकी 10 एलिमेंट्स का। बाकी 10 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसमें आता है पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, इसमें आता है आयोडीन, इसमें आता है कॉपर एंड आयरन। ये 10 एलिमेंट्स हमारे जिस्म का सिर्फ 1% बनाता है, 1% बनाता है। और बाकी जो 99% है वो हमारे जिस्म का किस चीज़ ने बनाया हुआ है, 6 एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स जो एक तरह के होते हैं जब कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, सेम एटम्स की तरह। लेकिन एटम्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल बॉडी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एटम्स। जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट भी नहीं करती उसको हम एटम कह सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल एटम्स की मजमूए को कहते हैं। जो दो एटम्स कंबाइन हो जाए और एक स्टेबल चीज़ बना दे जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ये एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। अब ये ऑक्सीजन फिजा में जो हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, ये इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिल जाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जब दो ऑक्सीजन मिल जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब ये नेचर में या लिविंग बॉडी में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या हो गया हमारे पास, ये जो एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम्स मुख्तलिफ किस्म के हो तो वो क्या बना देता है, कंपाउंड्स बना देता है। मिसाल के तौर पर NaCl या फास्फोरिक एसिड्स, H3PO4, H2SO4, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स है। अब वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हो उसको हम क्या कह सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसकी साइज छोटी होती है। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्मॉलर इन साइज इज नोन एज माइक्रोमॉलिक्यूल। और वही माइक्रोमॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं आपस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, उसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोमॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ग्लूकोज एक माइक्रोमॉलिक्यूल है। किस तरह माइक्रोमॉलिक्यूल है, ग्लूकोज इज मेड ऑफ 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। ग्लूकोज किस चीज का बना हुआ है, 6 कार्बन का, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ये एटम्स है इंडिविजुअली, लेकिन ये जब कंबाइन हो जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल बना देता है। अब ये ग्लूकोज क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब यही मॉलिक्यूल अगर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मतलब ये एक लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड किस चीज का बना हुआ है, ये कार्बन का बना हुआ है, नाइट्रोजन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है, ऑक्सीजन का बना हुआ है और उसमें एक अल्काइल ग्रुप भी होता है। ये बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये हमारे पास क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल है। ये छोटे छोटे जर्रे होते हैं, इसकी जो साइज होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती है, लिटिल होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब यही माइक्रोमॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए और एक लॉन्ग चेन बना दे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज
एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जब आपस में मिल जाए बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो ये क्या बना देता है, स्टार्च बनाता है। स्टार्च इज मेड ऑफ glucose. When many glucose units combine, it form starch, which are present in the plant body, जो plant body में मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज, जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल जाता है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, अगर एनिमल में मौजूद है तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और अगर यही मॉलिक्यूल प्लांट्स में मौजूद हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च कह सकते हैं। अदर जो एग्जांपल है, अगर बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाए तो ये हमारे पास क्या बनाता है, डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन बनाता है, सेलुलोज बनाता है, ठीक है, सेलुलोज एटीसी। ये अगर हम ग्लूकोज की बात कर ले, ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं। अगर प्लांट में मौजूद हो, एनिमल में अगर मौजूद हो तो इसको हम ग्लाइकोजन कह सकते हैं। डेक्सट्रीन ये भी प्लांट में मौजूद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेलुलोज, ये भी प्लांट में मौजूद होता है। अगर ये हम अमीनो एसिड्स की बात कर ले तो अमीनो एसिड एक छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। और यही पॉलीपेप्टाइड्स अगर आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। Amino acids are micromolecule, but when it combine, it form long chains. These long chains is known as protein. तो ये प्रोटीन क्या बन गया, मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज formed of many amino acid units. बहुत सारे बेसिक यूनिट्स का बना हुआ है और उसको हम क्या कह सकते हैं, अमीनो एसिड्स कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड लेवल आता है, यही सारी चीजें, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये लिपिड्स, ये फैटी एसिड्स, ये ग्लाइसरोल्स, ये ऑल दीज थिंग्स, ये एक खास अंदाज में मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर क्या बना देता है, ऑर्गेनेलिज बना देता है। ऑर्गेनेलिज क्या है हमारे पास, ये स्मॉल लिटिल ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ सेल। सेल एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज लगे हुए हैं और ऑर्गेनेलिज का अपना अपना काम है। जिस तरह हम सेल की डिफिनेशन करते हैं कि सेल हमारे पास क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो जितने भी फंक्शंस है, मिसाल के तौर पर उसकी रिस्पायरेशन हो गई, उसकी ग्रोथ हो गया, उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, ये सारे फंक्शंस कहाँ पर होती है, सेल में होती है। अब सेल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल ऑर्गेनेल से बने हुए हैं। और ऑर्गेनेल्स किस चीज़ से बने हुए हैं, ये कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। और कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल किस चीज़ से बने हुए हैं, ये एटम्स के बने हुए हैं। और एटम जाके फिर बना देता है, एटम किस चीज़ से बना हुआ है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये यहाँ तक हमने बात की है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना देता है, स्मॉल लिटिल पार्ट्स बना देता है सेल की। तो इस सेल पार्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन से ऑर्गेनेल्स, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम्स ये ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा गल्जी बॉडीज भी एक ऑर्गेनेल्स हैं, वैक्यूल भी एक ऑर्गेनेल है, सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेंट्रियोल्स, ये भी एक ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गल्जी बॉडीज, डेक्टोसोम्स, गल्जी ऑपरेटस, ये सारी चीज़ें मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। और उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं। सेल की डेफिनेशन क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक छोटे छोटे जर्रों से बना हुआ है, छोटे छोटे चैम्बर से बना हुआ है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर सेल्स की जो एटोमोलॉजी है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, सेल्यूला, एंड सेल्यूला मीन चैम्बर। सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्क सेल्स में डिस्कवर किया था, ठीक है। और कार्क में छोटे छोटे चैम्बर्स थे, उस छोटे छोटे चैम्बर को उसने नाम क्या दिया था, सेल्यूला। और फिर वो बाद में जाके क्या चीज़ बन गई, सेल्स बन गई, ठीक है। अब यही सेल्स हैं
जो मतलब बहुत सारे काम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी काम है वो क्या करते हैं, सेल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। एज सेम एज ये हमारे स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जिस तरह हमारी जो बॉडी शेप है ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स, पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के हैं, या तो वो एक सेल्स का बना हुआ है या मेनी सेल का बना हुआ है। अगर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड ऑफ ओनली एंड ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग बॉडीज जो मेनी सेल्स का बना हुआ हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। Those organisms which are made of more than one cells is known as multicellular organism. Unicellular के एग्जाम्पल अगर हम बता दें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन में कौन कौन से आते हैं, इसमें पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम, इसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिना, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, क्लेमोडोमोनास, इसमें क्या आ जाता है, अमेबा, इसमें क्या आ जाता है, प्लाज्मोडियम, ईटीसी। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म जिसके मैंने नाम लिखे हैं, अमेबा है, क्लेमोडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम्स, प्लाज्मोडियम्स, ऑल दीज आर प्रोटोजोन एंड प्रोटोजोन आर मेड ऑफ ओनली एंड ओनली सिंगल सेल। इसके अलावा मैंने एग्जांपल लिखे हैं बैक्टीरिया की और वायरस की, और ये भी एक ही सेल के बने हुए हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज ये एक ही सेल के बने हुए हैं। यूनि मीन वन, सेल्युलर मीन सेल, एक सेल के बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक सेल के अगर बने हुए हैं तो इसको हम यूनिसेल्युलर कह सकते हैं, और अगर ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। When many cells combine which perform same functions is known as multicellular organisms. मिसाल के तौर पर ह्यूमन हो गया, कैटल्स हो गई, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, मैमल्स हो गई, ये सारी चीज़ें, फिशेस हो गई, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के बने हुए हैं, मेनी सेल्स के बने हुए हैं। तो इसलिए इसको हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो लेवल आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, जब एक जैसे सेल्स कंबाइन होते हैं जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं। When two or more than two cells combine and perform a same functions is known as a tissue. अब टिश्यू की अगर हम एग्जांपल ले लें प्लांट्स बॉडी में, तो प्लांट्स में एक स्पेशल तरह की सेल्स होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेसोफिल सेल्स। Those cells in which the photosynthesis take place is known as मेसोफिल सेल्स। और यही मेसोफिल सेल्स अगर बहुत सारे मिल जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू बन जाती है। अब ये जो मेसोफिल टिश्यू है ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या था, दो सेल्स इन विच द फोटोसिंथेसिस अकर, वो सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। लेकिन अगर ये मेसोफिल सेल्स बहुत सारे नंबर में एक जगह पर मौजूद हो और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मेसोफिल टिश्यूज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैंने एनिमल्स का ले लिया है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज। अब ग्लैंडुलर टिश्यू वो कौन से टिश्यूज हैं, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं। मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस एक ग्लैंड है, हार्ट इटसेल्फ इज अ ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है, गोनेड्स भी ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स जो बने हुए हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, उस सेल्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स। अब यही ग्लैंडुलर सेल्स, इसकी जो मेन फंक्शन है हार्मोन सिंथेसाइज करना है, सिक्रेशन करना। हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये चीज़। लेकिन अगर यही सेल्स आपस में मिल जाए और फिर भी एक ही फंक्शन, एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लैंडुलर टिश्यूज। यहाँ पर ये जो हमने 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की है, फिर इसके बाद जो लेवल आते हैं वो हमारे पास क्या है, आर्गन। अब आर्गन क्या चीज़ है, जब दो या दो से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं और एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आर्गन कह सकते हैं। अब कैसे, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आर्गन हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी है, किडनी, किडनी भी हमारे पास एक आर्गन है, स्टमक ये भी हमारे पास एक आर्गन है, हार्ट ये भी हमारे पास एक आर्गन है। तो अब ये आर्गन किस चीज़ के बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ स्टमक की, तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है,
स्टमक है, ठीक है, ये एसोफेगस है और ये हमारे पास क्या है, स्टमक, और फिर यहाँ से ड्यूडेनम शुरू हो जाती है। अब अगर हम स्टमक को देख लें तो स्टमक हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, स्टमक इज मेड ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म द सेम फंक्शंस। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यूज, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। When epithelial tissues combine with glandular tissues, along with that it is formed by muscular tissues. अब muscular tissues, glandular tissues, epithelial tissues, ये सारे टिश्यूज जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन किस चीज का बना हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शंस, एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास क्या है, सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। अब सिस्टम क्या है या ऑर्गन सिस्टम क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स which perform similar functions. The combination of different organs which perform similar functions is known as organ system. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है यूरिनरी सिस्टम की या आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी मैंने एग्जांपल ली है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, किडनीज है, किडनी हमारे पास एक ऑर्गन है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक दूसरा ऑर्गन है, ये हम हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा एक तीसरी ऑर्गन है, ये जो यूरेटर्स है यहाँ पर पेशाब की नालियाँ होती है, ठीक है, यहाँ पर जो यूरिन सिंथेसाइज होता है किडनीज में, यहाँ पर नीचे आके यूरिनरी बैग में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी ऑर्गन, यूरेटर ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन, यूरेथ्रा एक ऑर्गन है, लेकिन ये सारे ऑर्गन मिलके एक हमारे पास क्या बना देता है, एक पूरा सिस्टम बना देता है। उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, दूसरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लें, हमारे जिस्म की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ब्लड है, इसमें हार्ट्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्गन, कौन सा सिस्टम बना देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता है। अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास उसमें मुंह आ जाते हैं, माउथ, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, फेरिंक्स आ जाती है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक आती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, फिर ड्यूडेनम के बाद जीजनम, फिर इसके बाद इलियम आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे फर्स्ट पार्ट जो होती है केसियम होती है, फिर असेंडिंग कोलन होती है, फिर ट्रांसवर्स कोलन होती है, फिर डिसेंडिंग कोलन होती है, फिर सिग्माइड कोलन होती है, फिर लास्ट में रेक्टम होता है और फाइनल पार्ट जो है हमारे पास क्या है, एनस है। अब ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम बना देता है। उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। और ये इंडिविजुअल चीज़ क्या है, ये एक एक चीज़ क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स है, ठीक है। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड, जो 8 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है, ये सारी सिस्टम मिलके, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम मिल जाता है, इम्यून सिस्टम मिल जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम मिल जाता है, लिम्बिक सिस्टम मिल जाता है, नर्वस सिस्टम मिल जाता है। ये सारी सिस्टम जब कंबाइन हो जाती है तो एक कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाती है। उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन मेनी सिस्टम्स कंबाइन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, जब हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है वो मैंने फिश का बनाया है। अगर आप फिश को देख ले तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं। इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, होमोस्टैटिक सिस्टम भी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है। ये सारी सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ का बना हुआ है, मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर। अब पॉपुलेशन किस चीज़ का बना हुआ है,
एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल, इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। व्हेन मेनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन द सेम एरिया, जब एक ही जगह पर बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चिवेंटियों का घर है, ठीक है, तो बहुत सारी चिवेंटियों को हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ चिवेंटी या पॉपुलेशन ऑफ एंट्स। अगर हमारे पास एक इलाके में हनी बीज रहते हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वो पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन को देख लें, तो अगर हम हमारे इलाके में जितने ह्यूमन रह रहे हैं तो इस इलाके की हम इसको पॉपुलेशन कह सकते हैं। अगर पूरी दुनिया में ह्यूमन रह रहे हैं तो इसको हम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ ए कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस, सूबे की आबादी, मुल्क की आबादी, बर-ए-आज़म की आबादी या पूरी दुनिया की आबादी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक जगह पर रह रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है वो हमारे पास क्या है, कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन मिल जाते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पॉन्ड को देख लें, पॉन्ड में या तालाब में क्या होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर उस तालाब में हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं, 20 मछलियाँ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक पॉन्ड बनाया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉन्ड। इसमें कितनी मछलियाँ हैं, 20 फिशेस। मिसाल के तौर पर इसमें कितने मछली हैं, 20 फिशेस है इसमें। इसके साथ साथ इसमें 5 फ्रॉग्स हैं। मिसाल के तौर पर इसमें 2 टोड्स हैं। इसके साथ साथ इसमें 10 स्नेल्स हैं। इसके साथ साथ लीच भी है इसमें, मिसाल के तौर पर वो भी 10 है। इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं स्नैक्स भी है, 5-6 किस्म के, ठीक है, 5-6 इंडिविजुअल्स। तो ये सारे मिलके हमारे पास क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। जब मुख्तलिफ, अब ये फिश की पॉपुलेशन है, ये फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है, ये टोड्स की पॉपुलेशन है, ये स्नेल्स की पॉपुलेशन है, ये लीच की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी देख लें, वहाँ पर इंसेक्ट्स भी होगी, उसमें ड्रैगन फ्लाइज भी होगी, डेमसेल फ्लाइज भी होगी, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होगी, उसकी मुख्तलिफ तादाद होगी वहाँ पर। तो उस तादाद को, इंडिविजुअल तादाद को हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन यही पॉपुलेशन अगर एक जगह पर रह रहे हो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम हमारे पास इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अब अगर हम देख ले अपने आप को, तो इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये हमारे पास इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब हमारे एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट से खुराक लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम सांस लेते हैं किस चीज़ से, एयर से। वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वी इंस्पायर ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वी टेक फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वी टेक सनलाइट और हीट फ्रॉम द सन। तो हम सन से सूरज से गर्माइश लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। हम फूड लेते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, पौधों से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। हम हवा से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो मैं और मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास किस चीज़ में इंक्लूड हो जाती है, वो इकोसिस्टम में आती है, ठीक है। फिर जब मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पर इकोसिस्टम की मैंने एग्जांपल नहीं नोट की, इकोसिस्टम की एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है और एक मेरीन वाटर, जो समुद्री पानी में जो एनवायरनमेंट होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, मेरीन वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फायर इकोसिस्टम। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इकोसिस्टम्स बन जाती है। फिर इसके बाद जब मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम मिल जाते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं ये सब मिलके हमारे पास क्या बन जाती है, एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देती है। उसको हम क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर कह सकते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है हमारे पास, व्हेन a large number of ecosystem combine which are present on this planet अर्थ, जो इस दुनिया में मौजूद है, सब मिलके क्या बना देता है, बायोस्फीयर बना देता है, ठीक है। इन सब को मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख ले तो मुख्तलिफ किस्म के हैं।
कुछ पौधे हैं, कुछ एनिमल्स है। अब एनिमल्स में अगर हम देख ले तो कुछ फिशेस है, कुछ एम्फीबियंस है, कुछ फ्रॉग्स है, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के हैं। लेकिन अगर हम उसकी बेसिक्स पे जाए कि ये बने किस चीज़ से हैं, तो उसके बेसिक किस चीज़ की बने हुई हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें मिलकर एटम्स बना देते हैं। और जब एटम्स मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाती है। और जब मॉलिक्यूल्स मिलकर बना देता है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। और जब मैक्रो मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं आपस में, हमारे पास क्या बन जाती है? ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल किस चीज़ का बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है। अब यही चीज़ें मिलकर हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बना देता है जो सेल का हिस्सा है। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स कंबाइन हो जाती है तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? सेल कह सकते हैं। जब एक जैसे सेल कंबाइन हो जाए और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इसको हम क्या कह सकते हैं? टिश्यू कह सकते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू जब कंबाइन हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है? आर्गन बन जाती है। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स कंबाइन हो जाती है तो हमारे पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है? ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाती है तो हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाती है। फिर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, इसको हम जब मतलब मिला दे, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ले आए उस चीज़ की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन कह सकते हैं। और 2 या 3 मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिटी कह सकते हैं। अब यही कम्युनिटीज़ अगर मुख्तलिफ चीज़ों की हो और एक जगह में रह रहे हो और अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इकोसिस्टम कह सकते हैं। और अगर पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी इकोसिस्टम्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? बायोस्फीयर बन जाती है। तो ये है हमारी आज की वीडियो, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।